नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपने क्लास में। हम वर्ग 6 के एनसीईआरटी की जो नई पुस्तक है, उसको एक श्रृंखला के रूप में आपके बीच रख रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम एनसीईआरटी वर्ग 6 के सामाजिक विज्ञान की पुस्तक के अंतर्गत भूगोल अर्थात ज्योग्राफी के पहले अध्याय की चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो पेज को फॉलो कीजिए और यदि आप यूट्यूब पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग और समर्थन दें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने क्लास की तरफ। पहला अध्याय है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। तो साथियों, ये बातें आर्यभट्ट के द्वारा कही गई है और आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में अर्थात 500 ईस्वी के आसपास ये बातें उनके द्वारा कही गई है। आप सभी जानते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री जो हमारे बिहार से थे और उनका जन्म 476 एडी ईस्वी सन में माना जाता है। आप सभी इससे परिचित हैं। तो पृथ्वी के विषय में उन्होंने कहा है, पृथ्वी अंतरिक्ष में स्थित है जो जल, पृथ्वी, अग्नि और वायु से बनी है और यह गोलाकार है। यह सभी स्थलीय और जलीय प्राणियों से घिरी हुई है। आर्यभट्ट की इस युक्ति को आप, इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एनसीईआरटी की नई पुस्तक में प्रत्येक चैप्टर में पहले कुछ प्रश्न किए गए हैं और प्रश्नों के माध्यम से आगे उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किया गया है। तो पहला प्रश्न है आज, मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं? इसके मुख्य घटक क्या है? निर्देशांक क्या है? पृथ्वी पर किसी स्थान को अंकित करने के लिए अक्षांश और देशांतर का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देशांतर से स्थानीय समय और मानक समय कैसे संबंधित है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका उत्तर हम आगे इस अध्याय में जानेंगे। कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हैं। उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हैं उनका पता कैसे लगाएंगे? आप सहायता के लिए किसी स्थानीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं अथवा उस नगर के मानचित्र को देख सकते हैं। पिछली कक्षाओं में आपने मानचित्र के बारे में कुछ बातें सीखी थी और इस अध्याय में हम उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। आइए एक खेल खेलते हैं। नीचे दिए गए एक लघु नगर के मानचित्र का निरीक्षण कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पर एक रेलगाड़ी से अभी अभी उतरे हैं और मानचित्र पर अंकित बैंक में जाना चाहते हैं। आप किस मार्ग से जाएंगे? क्या कोई अन्य संभावित मार्ग भी है? क्या आप इसी मानचित्र में सार्वजनिक उद्यान, विद्यालय और संग्रहालय का भी पता लगा सकते हैं? यदि आप बैंक से बाजार तक जाना चाहते हैं तो आप किस मार्ग को चुनेंगे? ऐसी परिस्थिति में ही एक मानचित्र उपयोग में आता है। तो साथियों, ये एक लघु नगर के मानचित्र को दिखाया गया है। यहाँ कल्पना किया गया है खेल के माध्यम से और कहा गया है कि आप रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं और आपको बैंक तक जाना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाईं तरफ रेलवे स्टेशन है और बैंक को ढूंढेंगे आप तो दाहिने तरफ संग्रहालय के ऊपर आपको बैंक नजर आएगा। तो इस मैप के अनुसार आप किस पथ का अनुसरण करेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे, ये खेल में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप दाहिने तरफ जो ऊपर की तरफ देखेंगे, दाहिने भाग में ऊपर की तरफ कॉर्नर पर, तो आपको एक तीर से बने हुए चिन्ह दिखाई देंगे जिसमें उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम इत्यादि दिशाओं को दिखाया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि मानचित्र में ऊपर का भाग हमेशा किसी पृष्ठ में उत्तर दिशा को दर्शाता है और उत्तर दिशा से अगर हम दाएं की तरफ मुड़ते हैं तो फिर पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। फिर पूर्व से अगर 90 डिग्री दाहिने मुड़ते हैं तो दक्षिण की तरफ और दक्षिण से दाहिने 90
90 डिग्री दाहिने मुड़ने पर हम पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और पश्चिम से फिर अगर 90 डिग्री अगर मूव मूव करते हैं दाहिने राइट में तो हम पुनः उत्तर की तरफ आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त आप ऐसे भी जान सकते हैं कि अगर पृष्ठ के ऊपर का भाग उत्तर है तो स्वाभाविक है कि नीचे का भाग दक्षिण होगा और उसके दाहिने भाग में अगर पूर्व है तो इसके सिर्फ पूरे अपोजिट का भाग पश्चिम होगा। इस चीज़ को आप सभी जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो जान ले, आगे भी इसकी चर्चा हम करेंगे। मानचित्र स्थानों का पता लगाने के लिए एक मार्गदर्शक की तरह है जो यह दर्शाता है कि किसी स्थान की स्थिति कहाँ है और वहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है। मानचित्र के दाएं कोने के शीर्ष पर स्थित 4 तीरों पर ध्यान दीजिए। हम आगे देखेंगे कि वे कैसे कुछ विशिष्ट दिशाओं को इंगित करते हैं, मानचित्रों को समझने में अधिक सहायक होते हैं। मैंने इन चारों चित्रों की चर्चा कर ली है जो तीर के निशान बने हुए हैं। पुनः कुछ प्रश्न किया गया है साथियों। चिकित्सालय को अंकित कीजिए। उस मैप में आपको चिकित्सालय को अंकित करना है। पहले प्रश्न को देख लेते हैं। नीले रंग से दिखाए गए क्षेत्र क्या दर्शा रहे हैं? विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी पर है? ये भी आपको बताना है। और कक्षा के क्रियाकलाप के रूप में 3 या 4 विद्यार्थियों को अलग अलग समूह बनाइए। प्रत्येक समूह से अपने विद्यालय तथा उस तक जाने वाली कुछ मार्गों और पड़ोस के भवनों का मानचित्र बनाने के लिए कहिए। अंत में सभी मानचित्रों की तुलना कीजिए और उन पर चर्चा कीजिए। ये कुछ प्रश्न किए गए हैं साथियों। तो पहला है चिकित्सालय को अंकित कीजिए। तो आप मैप को पुनः देखिए। मैप में आपको चिकित्सालय नजर आएगा। रेलवे स्टेशन से आप अगर जो सीधा रेलवे स्टेशन के बाद पहली वाली रास्ता जो पकड़ते हैं तो आप चिकित्सालय में पहुंच जाते हैं। थोड़ा पूर्व की तरफ बढ़ने पर आप चिकित्सालय देखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछ रहा है कि नीले जो दिख रहा है, नीले रंग किस चीज़ का? तो नीले रंग मानचित्र में जल को दिखाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये भी आप जान ही गए होंगे। इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, तीसरा प्रश्न, विद्यालय, नगर पंचायत या सार्वजनिक उद्यान में से रेलवे स्टेशन से कौन सा स्थान सबसे अधिक दूरी है? विद्यालय, नगर पंचायत और सार्वजनिक उद्यान, ये 3 चीज़ें हैं। तो आप देखिए विद्यालय, नगर पंचायत, सार्वजनिक उद्यान, रेलवे स्टेशन से सबसे अधिक दूरी पर कौन है? तो विद्यालय ज़्यादा दूर नहीं है। फिर नगर पंचायत देखिए, इससे अधिक दूरी पर नगर पंचायत है। आप इस मैप में देखिए। और सार्वजनिक उद्यान की स्थिति को देखिए। सार्वजनिक उद्यान कहाँ है? यहाँ पर दिखाई पड़ रहे होंगे आपको कहीं। सार्वजनिक उद्यान, नगर पंचायत, बैंक, संग्रहालय, बाजार, हाँ उद्यान इधर सबसे दूर की स्थिति में आप देखेंगे। जो दक्षिण लिखा हुआ है सबसे दाहिने भाग में, जो आप ऊपर की तरफ देखेंगे जहाँ पर तीर के चिन्ह से चीज़ों को दर्शाया गया है, वहाँ पर सार्वजनिक उद्यान को दिखाया गया है। तो सबसे अधिक दूरी पर रेलवे स्टेशन से निश्चित रूप से सार्वजनिक उद्यान ही है। तो साथियों, आप इन प्रश्नों के उत्तर को समझ गए होंगे। एक बार और मैप का अवलोकन कर लीजिए, प्रश्नों का अवलोकन कर लीजिए और इसे समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। मानचित्र और उसके घटक, थोड़ा हम जूम कर देते हैं। मानचित्र और उसके घटक, हम इस साधारण उदाहरण से समझ सकते हैं कि मानचित्र किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन है। यह एक लघु क्षेत्र, गांव या कस्बा, एक बृहद क्षेत्र, मान लीजिए कि आपका जनपद या राज्य, अथवा भारत जैसा एक अति विशाल देश या संपूर्ण विश्व भी हो सकता है। मानचित्र में आप सतह को ऐसे देखते हैं जैसे आप उसे ऊपर से देखते हैं। तो साथियों, मानचित्र की परिभाषा दिया गया है कि ये एक किसी क्षेत्र का प्रतीकात्मक चित्रण है, रेखांकन है। और मानचित्र किसी गांव का भी हो सकता है, किसी बृहद क्षेत्र राज्य का भी हो सकता है, और भारत जैसे विशाल देश या कहें कि विश्व का भी मानचित्र बनाया जाता है और विश्व का भी मानचित्र हो सकता है। अब मानचित्र के सतह को हम लोग जैसे ऐसे देखते हैं जैसे इसके सतह को आप देख रहे हैं। अब कुछ टर्म है, इसे समझते हैं। एटलस, एटलस मानचित्रावली, हिंदी में कहे एटलस अंग्रेजी शब्द है यहाँ। मानचित्रावली मानचित्रों की एक पुस्तक या संग्रह है। एटलस क्या है? कलेक्शन ऑफ और द बुक ऑफ मैप्स। एटलस इज द कलेक्शन और द बुक ऑफ मैप्स। मानचित्रों की एक पुस्तक है या मानचित्रों का संग्रह है, उसे एटलस कहा जाता है। जैसा कि आप जानेंगे, मानचित्र अनेक प्रकार के होते हैं। पहले भौतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र मुख्य रूप से प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, महानगरों और नदियों को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 5.2 जो आप देखे होंगे। दूसरा चित्र जो था वो
भौतिक मानचित्र था। इसमें पर्वतों, महानगरों और नदियों को दर्शाया जाता है, अर्थात भौतिक जो प्राकृतिक चीज़ हैं उन्हें दर्शाया जाता है। आगे है राजनीतिक मानचित्र। ये देशों या राज्यों, सीमाओं, नगरों आदि को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानियों को दर्शाता भारत का एक मानचित्र। ये जो मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र है, ये किसी राज्य की, देश की सीमाओं को दर्शाता है, केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं को दर्शाता है। तो आप जब इंडिया पॉलिटिकल मैप को खोजेंगे तो उसमें आपको राज्यों की सीमाएं नज़र आएगी। केंद्र शासित प्रदेशों की जो भी सीमाएं हैं उसकी भी चर्चा उस मैप में आपको दिखेगी। आगे है थीमेटिक मैप। थीमेटिक मानचित्र विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक में चित्र 6.3 और 8.1, आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। थीमेटिक मानचित्र को आप समझिए कि थीम आधारित कुछ विशिष्ट चीज़ों के लिए कोई खास चीज़ पर आधारित मैप को जो बनाएंगे, जैसे भारत में वर्षा की स्थिति, इस मैप को दिखाना, तो थीम हो गया कि भारत में वर्षा की क्या स्थिति है, कहाँ कितनी वर्षा होती है, उसको दिखाना होगा, तो वो थीमेटिक मानचित्र के अंतर्गत आएगा। अर्थात थीम बेस्ड कोई विशिष्ट प्रकार की सूचना प्रदान करने के लिए जिस मैप का प्रयोग किया जाएगा, मानचित्र का प्रयोग किया जाएगा, वो मानचित्र थीमेटिक मानचित्र कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी मानचित्र के 3 मुख्य घटक होते हैं। अब पहले आपने मानचित्र के प्रकार को देखा, 3 मुख्य प्रकार: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और थीमेटिक मानचित्र। अंग्रेजी में इन्हीं चीज़ों को कहे तो भौतिक होगा पॉलिटिकल मैप, क्षमा कीजिएगा, फिजिकल मैप भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मानचित्र थीमेटिक मैप। ये 3 प्रकार के। अब घटक क्या क्या है? मानचित्र के घटक हैं दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। 3 मुख्य घटक हैं: डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। आप चित्र 1.1 को देखते हुए प्रथम 2 के बारे में पहले ही जान चुके हैं, दूरी और दिशा के बारे में। आइए अब हम इन्हें अधिक सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं। क्या आप कभी अचंभित हुए हैं कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है? यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। आइए हम एक लघु नगर चित्र 1.1 के हमारे मानचित्र पर वापस आते हैं। मानचित्र जैसा कि यहाँ मुद्रित है, इसका प्रत्येक सेंटीमीटर धरातल पर एक निश्चित दूरी का प्रतिनिधित्व करता है। यह माना कि यह 500 मीटर है, तो हम कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर। अब इस पाठ्य पुस्तक के अध्याय 5 के चित्र 5.2 में भारत के मानचित्र को देखिए। हम देखेंगे आगे साथियों। यहाँ समझना यह है कि एक विशाल क्षेत्र को हम मानचित्र के कागज के एक छोटे पर निरूपित करते हैं, दिखाते हैं। तो अब क्या होगा, एक बड़ी दूरी को हम छोटे दूरी में स्केल के कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखा गया कि 500 मीटर, कहीं हम ले लेंगे कि 500 किलोमीटर, वो 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आपके स्केल का जो 1 सेंटीमीटर है वो एक्चुअल में 500 मीटर या 5 किलोमीटर की दूरी को दिखाता है। तो इसी के सहारे हम, यही जो है स्केल है, स्केल के सहारे हम मानचित्र को बना पाते हैं। एक बृहद क्षेत्र को छोटे से पुस्तक पर, छोटी सी कॉपियों में हम निरूपित करते हैं, या छोटे से पेज पर, पृष्ठ पर हम देख पाते हैं। स्केल नीचे बाएं कोने में एक रूलर के द्वारा दर्शाई गई है, जिसकी लंबाई के ऊपर 500 और किनारे पर किमी लिखा हुआ है। सामान्यतः इसका अर्थ यह होता है कि जो रूलर मुद्रित मानचित्र में 2.5 सेंटीमीटर मापता है, वह भूमि पर 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसलिए मानचित्र पर चिन्हित किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी उस स्केल पर निर्भर करता है जिसका मानचित्र उपयोग करता है। अर्थात जो स्केल होगा, अगर हमने 1 सेंटीमीटर को 500 मीटर मान लिया, तो अगर 2 सेंटीमीटर की कहीं दूरी मानचित्र पर है तो 500 दूनी 10, अर्थात 1000 मीटर 1 किलोमीटर को निरूपित करेगा। अब मानचित्र को एक बार पुनः मानचित्रों का अवलोकन कर लें। ये जो मानचित्र बनाया गया है, उस मानचित्र का अवलोकन आप एक बार कर लें। इसमें जो दिखाया गया है, स्केल जो दिखाई गई है, वो स्केल यहाँ नज़र नहीं आ रही है। यहाँ नीचे में स्केल बनाया जाता है, लिखा हुआ रहता है कि ये इतने सेंटीमीटर इतने दूरी को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन यहाँ इस मानचित्र में ऐसा नहीं दिख रहा है। साथियों आप देखिएगा, अगर आपको दिखे तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन आगे हम जब बृहद पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मानचित्र के नीचे में कॉर्नर पर
स्केल की चर्चा की जाती है कि इस मानचित्र के 1 सेंटीमीटर की दूरी इतने मीटर या किलोमीटर के बराबर है। इसकी चर्चा आगे होगी। आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न है। किसी विद्यालय के खेल मैदान का एक साधारण मानचित्र बनाइए। मान लीजिए कि यह 40 मीटर लंबा है और 30 मीटर चौड़ा है। आयताकार क्षेत्र है। इसे अपने रूलर की सहायता से 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर के स्केल पर सटीक ढंग से खींचिए। स्वाभाविक है साथियों, 40 मीटर तो आप पेज पर नहीं बना सकते, तो 1 सेंटीमीटर 10 मीटर अर्थात 3 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको चौड़ाई मिल जाएगी। 4 सेंटीमीटर लेंगे तो आपको लंबाई मिल जाएगी और नीचे में आप लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इसी तरह से स्केल की चर्चा की गई है, स्केल को समझाया गया है। अब इस आयताकार क्षेत्र के विकर्ण को मापिए। आपके द्वारा दी गई माप कितने सेंटीमीटर की है? स्केल की सहायता से खेल के मैदान के विकर्ण की वास्तविक लंबाई की मीटर में गणना कीजिए। निश्चित रूप से आप बनाएंगे, इसके विकर्ण को मापेंगे तो 4 और 3 होगा। लंबाई 4, चौड़ाई 3 होगा। तो विकर्ण विकर्ण आप जानते होंगे, आयत में एक कॉर्नर को दूसरे कॉर्नर से मिलाने वाली जो रेखाएं होती है वो विकर्ण होती है। एक कोण से दूसरे कोण तक मिलाने वाली रेखाएं जो खींची जाती है वो विकर्ण होता है। और आयत का विकर्ण जो है वो आप निकालेंगे तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, अर्थात जो समकोण त्रिभुज में कर्ण को निकालने के लिए हम फॉर्मूला उपयोग करते हैं, इसके माध्यम से निकालेंगे। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को जोड़ेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल ये अंडर रूट में होगा, इसलिए 25 का वर्गमूल 5 होगा। और 1 सेंटीमीटर 10 मीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर 5 दाही 50, 50 मीटर के बराबर इसका विकर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। आइए लघु नगर के मानचित्र के दाईं ओर शीर्ष पर स्थित 4 बिंदुओं पर वापस आते हैं। हमने चर्चा कर ली थी। ये 4 दिशाओं को इंगित करते हैं। शीर्ष पर उत्तर, घड़ी के कांटे की दिशा में घूमते हुए पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम, इन्हें चतुर्दश या प्रधान बिंदु भी कहा जाता है। इनके अतिरिक्त मध्यवर्ती दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम का भी उपयोग किया जाता है। अधिकतर मानचित्रों में उ अक्षर से अंकित एक तीर होता है जो उत्तर दिशा को इंगित करता है। एक दिशा को इंगित कर दिया जाता है, इसी से शेष दिशाओं की जानकारी हो जाती है। अब साथियों यहाँ देखेंगे, आप 4 दिशाओं से अवगत होंगे, लेकिन यहाँ देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, इन 4 दिशाओं के अतिरिक्त और भी 4 दिशाओं को यहाँ दिखाया गया है। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है, वो आप किसी रूम में अगर बैठे हैं तो उत्तर और पश्चिम के बीच में एक कॉर्नर होगा, कोना होगा, ये उत्तर पश्चिम होगा। फिर उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण होगा उत्तर पूर्व होगा। फिर दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कोण होगा वो दक्षिण पूर्व कोण कहलाएगा। और इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम के बीच जो कोण होगा वो दक्षिण पश्चिम कहलाएगा। अंग्रेजी में देखेंगे तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ये 4 दिशाएं, और इन दिशाओं के बीच में बनने वाले कोण, उन्हीं 2 दिशाओं के नाम पर इनका कोण नाम पड़ता है। और हिंदी में अगर देखिए साथियों, तो हिंदी में 10 दिशाओं का अगर देखेंगे आप, अपने भारतीय जो संस्कृति है और भारतीय जो गणना है उसमें दिशाओं को 10 दिशाओं के नाम से जाना जाता है। 10 दिशा बताया गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, 4 दिशा हो गए और 4 कोण हो गए। पहले उत्तर और पूर्व के बीच में जो कोण होगा उसे ईशान कोण कहेंगे। फिर पूर्व और दक्षिण के बीच में जो कोण होगा इसे आग्नेय कोण कहेंगे। फिर दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो कोण होगा उसे नैऋत्य कोण कहा जाता है। और पश्चिम और उत्तर के बीच का जो कोण है उसे वायव्य कोण कहा जाता है। तो साथियों, और एक तो 4 8 हो गए, एक आकाश की तरफ ऊपर की तरफ अप और दूसरा नीचे डाउन। ये इन 10 दिशाओं की परिकल्पना जो भारतीय गणना है उसमें दिशाओं को 10 दिशाओं में बांटा गया है। लेकिन यहाँ 4 और 4 कोण, 4 4 8 के बारे में चर्चा की गई है। तो साथियों, अब कुछ और प्रश्न पूछे गए हैं। लघु नगर के मानचित्र पर पुनः विचार कीजिए, जो मानचित्र हमने देखा था। नीचे दी गई सूची में सही और गलत प्रश्नों की पहचान कीजिए। अब कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं। बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। पहले प्रश्न, बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है। तो आप बढ़ते हैं मानचित्र की तरफ, पुनः देखेंगे। आपको थोड़ा इसमें बारी बारी से आना पड़ेगा। पूछ रहा है कि बाजार चिकित्सालय के उत्तर में है, तो आप किसी एक को ढूंढिए। बाजार हमने ढूंढा नीचे की तरफ, और चिकित्सालय
ऊपर की तरफ। तो स्वाभाविक है कि ऊपर तो उत्तर है और नीचे दक्षिण है। तो बाजार जो है वो चिकित्सालय के दक्षिण में है, ना कि उत्तर में है, क्योंकि नीचे वाली दिशा दिशा तो दक्षिण को बताती है। तो इसलिए ये कथन गलत हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बाजार उत्तर में ना होकर, चिकित्सालय के उत्तर में ना होकर दक्षिण में। अब कहता है संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। संग्रहालय बैंक के दक्षिण पूर्व में है। आप ढूंढिए, संग्रहालय की स्थिति को बताना है बैंक के सापेक्ष। तो साथियों, आप दक्षिण की तरफ नीचे बढ़ेंगे तो संग्रहालय है, और बैंक जो है ऊपर में है। तो अब नीचे की तरफ दक्षिण है और थोड़ा तो पूर्व भी है। अब देखेंगे राइट की तरफ बढ़ेंगे तो पूर्व है, तो दक्षिण पूर्व में है संग्रहालय, बैंक के दक्षिण पूर्व में है। ये बातें सत्य है, आप इसको देख लें। फिर अगले प्रश्न की तरफ आइए, अगले प्रश्न को भी देख लेते हैं। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। अब चिकित्सालय और रेलवे स्टेशन की स्थिति को देखना है। रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है। ये बातें भी हमें लगता है कि सत्य है, हमने देखा था। आप रेलवे स्टेशन को देखिए और चिकित्सालय को देखिए, तो थोड़ा ऊपर है तो उत्तर भी हो गया, और लेफ्ट में है अर्थात पश्चिम भी है। तो रेलवे स्टेशन चिकित्सालय के उत्तर पश्चिम में है, ये भी सत्य कथन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा आपको दिक्कतें आ रही होगी, फिर भी आप मैनेज कीजिएगा। देखते हैं, झील आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। झील अंतिम प्रश्न है, ये भी सही स्थिति है। झील को देखिए, आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में है। आवासीय भवन ऊपर की तरफ बीच में आवासीय भवन है, और उससे थोड़ा अगर बढ़ते हैं ऊपर तो झील नहीं है, उत्तर पश्चिम नहीं है। इसे पश्चिम तो है लेकिन उत्तर ना होकर के ये दक्षिण है। ये जो बीच में स्थिति है आवासीय भवन की नीचे की स्थिति है वो झील है। तो झील जो है वो आवासीय भवन के उत्तर पश्चिम में ना होकर, आप इस कॉर्नर को देखेंगे, मैप जो ऊपर वाला है तो देखेंगे कि ये दक्षिण पश्चिम में है। उत्तर पश्चिम में ना होकर दक्षिण पश्चिम में है, अर्थात ये कथन भी असत्य है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आज का जो ये क्लास था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसके अगले हिस्से को, अगले खंड को हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में यही कि यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो अगर देखते नहीं हैं तो सुन भी सकते हैं। आप अगर सुनेंगे तभी चीज़ें आपको समझ में आएगी, अगर देख लेंगे तो और बेहतरीन ढंग से चीज़ें समझ पाएंगे। और इसी तरह से इस श्रृंखला को हम बढ़ाते रहेंगे। आप सभी से ये आशा है कि आप सब पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग समर्थन दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।